दोस्तों, आज से ठीक 12 साल बाद उत्तर भारत के छोटे से गांव धनौली में एक काली BMW आकर रुकती है। गांव वाले हैरान, कौन है ये करोड़पति? लेकिन असली तूफान तब आता है जब एक साधारण सलवार कमीज पहने लड़की अनामिका उस गाड़ी से उतरते हुए आदमी को देखती है और उसके हाथ से पानी का घड़ा गिर जाता है, क्योंकि वो आदमी वही यश था जिसे पढ़ाने के लिए अनामिका ने कभी अपनी सारी किताबें बेच दी थी। आज वो करोड़पति बनकर लौटा है, लेकिन सवाल ये है, वो क्या चुकाने आया है? एक दोस्ती का कर्ज या एक अधूरा रिश्ता? जानने के लिए इस दिल हिला देने वाली कहानी को अंत तक सुने। और अगर आप दिल से महसूस करते हैं कि सच्ची दोस्ती कभी नहीं मरती, तो अभी इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब कर दें। कहानी शुरू होती है पीपल के उसी पुराने पेड़ के नीचे, जहां सपने जन्म लेते हैं और लौटकर जरूर आते हैं। उत्तर भारत के शांत लेकिन संघर्षों से भरे गांव धनौली की दोपहर उस दिन कुछ अलग ही थी। कच्ची सड़कों पर धूल उड़ रही थी, महिलाएं कुएं से पानी भरकर लौट रही थी, बच्चे नंगे पांव खेल रहे थे। लेकिन अचानक दूर से आती एक चमचमाती काली BMW ने पूरे गांव का माहौल बदल दिया। गांव वालों ने ऐसी गाड़ी पहले कभी नहीं देखी थी। अरे भाई, ये कौन आया है इतना बड़ा आदमी? कोई अफसर लगता है, शहर से आया है शायद। और तभी ठीक उसी पुरानी पीपल के पेड़ के नीचे, जहां कभी दो बच्चों ने अपने सपनों के अक्स गढ़े थे, गाड़ी आकर रुकी। काली खिड़कियों में अपना चेहरा देखकर गांव वाले डर और उत्सुकता दोनों में थे। ड्राइवर उतरा, दरवाजा खोला और बाहर निकला एक हैंडसम, तेज तर्रार, महंगे कोट में लिपटा हुआ व्यक्ति। चेहरा चमकदार, चाल में आत्मविश्वास, आंखों में गहरी बेचैनी। ये वही यश था, वही यश जो कभी फटी पैंट पहनकर, टूटी साइकिल चलाकर पीपल के नीचे बैठा करता था। वही यश जो अब शहर का करोड़पति बन चुका था, बड़े बड़े बिजनेस का मालिक, अखबारों के पहले पन्ने का चेहरा। लेकिन आज उसकी सारी उपलब्धियों का बोझ मानो कदम कदम पर दबाव बनकर बैठ गया था, क्योंकि आज वह अपने अतीत के सामने खड़ा था। आज वो उसे कर्ज को चुकाने आया था, जो उसने वर्षों से दिल में दबा रखा था। गांव वाले आगे बढ़े। अरे ये तो यश है, ठाकुर दीपचंद का लड़का। इतने साल बाद लौटा है, पर यश सुन ही नहीं रहा था। उसकी आंखें किसी और को खोज रही थी, किसी ऐसे व्यक्ति को जिसने उसकी जिंदगी बदल दी थी। और तभी सामने से एक औरत पानी का घड़ा सिर पर उठाए चली आ रही थी। धूप में पसीना चमक रहा था, पर चाल में वही पुरानी सुंदरता, वही नम्रता। पुराना सलवार, माथे पर पसीने की बूंदें और एक थकान भरी मुस्कान। जैसे दुनिया कितनी भी बदल जाए, वो नहीं बदली। जैसे ही उसकी नजर यश पर पड़ी, ठक, घड़ा हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गया। पानी चारों ओर फैल गया। गांव में सन्नाटा छा गया। यश के होंठ कांपे, उसकी आंखें भर आई। अनामिका, 12 सालों का इंतजार, 12 सालों का दर्द एक पल में आंखों के सामने तैर गया। अनामिका कुछ कदम पीछे हट गई। शायद उसे यकीन नहीं हो रहा था, शायद यादों ने उसे वही रोक दिया था। यश धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा, जैसे किसी सपने से बाहर निकल रहा हो। मैं लौटा हूं, अनामिका। उसकी आवाज टूटी हुई थी। अनामिका की आंखों से आंसू बह निकले। सोचा था तू कभी नहीं आएगा। यश ने सिर झुका लिया। देर हुई है, पर आया हूं, अपना वादा निभाने। पीपल के पेड़ की पत्तियां हवा में सरसराई। गांव वाले अब और पास खड़े हो गए थे। बच्चे गाड़ी को छू छू कर देख रहे थे। यश ने सबको फोल्डेड हैंड से नमस्ते किया, फिर अनामिका की ओर देखा। चल, कुछ बातें करनी है, बहुत पुरानी बातें। दोनों वही बैठ गए, उसी पेड़ के नीचे जहां कभी दो बच्चों ने सपने बोए थे। आज वही पेड़ उनका कसौटी बनकर खड़ा था। फ्लैशबैक शुरू होता है। धनौली के छोटे से घर में रहती थी अनामिका।
मजदूर पिता की एकलौती बेटी, फटी चप्पलें, 2 जोड़ी कपड़े और एक फटा बैग, फिर भी स्कूल की सबसे होशियार लड़की। दूसरी तरफ यश, ठाकुर दीपचंद का बेटा, नौकर चाकर, बड़ी हवेली, हर सुख सुविधा। पर अजीब बात थी, यश की नजरें हमेशा अनामिका की किताबों पर अटक जाती थी और अनामिका की मुस्कान उसकी दुनिया बन जाती थी। हर दिन स्कूल के बाद दोनों पीपल के पेड़ के नीचे बैठते। यश कहता, पापा कहते हैं पढ़ना लड़कियों का काम है, मुझे बस जमीन खेत संभालना चाहिए। अनामिका हंस देती, पढ़ाई किसी की जागीर थोड़ी है, तू बस मन लगाकर पढ़, मैं सिखाऊंगी तुझे। वहीं से शुरू हुई उनकी दोस्ती, वही बोए गए सपने और वही रचा गया एक ऐसा रिश्ता जो खून से नहीं, आत्मा से बंधा था। लेकिन किस्मत हमेशा खिलवाड़ करती है। अनामिका के पिता को एक दिन तेज बुखार आया। इलाज के लिए पैसे नहीं थे, घर में बेचने को कुछ भी नहीं था। और फिर अनामिका ने वो किया जो कोई बेटी इतनी आसानी से नहीं कर पाती। उसने अपनी सारी किताबें बेच दी, वही किताबें जो उसके सपनों का सहारा थी, वही किताबें जो यश को पढ़ाती थी। यश को पता भी न चला। और दूसरी ओर ठाकुर दीपचंद ने अचानक आदेश दिया, यश, तुझे शहर के बोर्डिंग स्कूल भेज रहा हूं, आज ही तैयारी कर। विदाई के दिन दोनों आखिरी बार मिले। यश की आंखें नम थी। अनामिका ने कांपते हाथों से उसका हाथ पकड़ा। यश, तू पढ़, बहुत आगे बढ़, मैं शायद फिर कभी स्कूल नहीं जा पाऊंगी। और यश ने वादा किया, मैं लौटूंगा तेरी हर किताब का कर्ज चुकाने, चाहे जैसे भी। गाड़ी धूल उड़ाते चली गई, अनामिका को वहीं छोड़कर, टूटे सपनों के बीच। यश पेड़ के नीचे अनामिका से कहता है, आज मैं वही कर्ज चुकाने आया हूं। अनामिका की उंगलियां कांप जाती है। कौन सा कर्ज? यश, मैंने जो किया दिल से किया था। यश मुस्कुराया नहीं, उसकी आंखें भर आई। तो सुन, आज धनौली बदलने वाला है। वो ड्राइवर को इशारा करता है, फोल्डर लाया जाता है और यश भीड़ में घोषणा करता है, आज से मेरी कंपनी का आधा हिस्सा अनामिका का है। भीड़ सन। गांव में पहली बार इतना बड़ा फैसला सुना गया था। और कहानी अब असली मोड़ पर पहुंचने वाली थी। चौपाल के बीच खड़े यश की आवाज गूंज रही थी, आज से मेरी कंपनी यशवंत ग्रुप का आधा हिस्सा इस धनौली की बेटी अनामिका का है, जिसकी बेची हुई किताबों पर मेरी सारी कामयाबी खड़ी है। कुछ पल के लिए तो जैसे हवा तक रुक गई, फिर फुसफुसाहट शुरू हुई। आधा हिस्सा? कंपनी करोड़ों की है सुना है, गांव की लड़की करोड़ों की मालकिन। अनामिका के पैर जैसे जमीन से चिपक गए। उसने जल्दी से पीछे हटकर कहा, नहीं यश, ये क्या कर रहा है तू? मैं ये सब नहीं ले सकती। यश ने शांत लेकिन भारी आवाज में पूछा, क्यों नहीं ले सकती? अनामिका ने एक गहरी सांस ली। उसकी आंखें भरी हुई थी। मैंने जो किया दोस्ती में किया था। उस दिन किताबें बेचते समय मैंने कोई सौदा नहीं किया था कि बदले में कुछ मांगूंगी। मैंने तो बस इतना सोचा था कि मेरे सपने अगर टूट भी जाए तो तेरे सपने पूरे हो जाए। और आज तू कह रहा है आधी कंपनी मेरी? ये तो जैसे उस दोस्ती को भी तौल देना है। भीड़ में से किसी ने कहा, बेटी, ये तो भगवान का दिया है, ले ले, तेरी किस्मत खुल जाएगी। अनामिका ने धीरे से सिर हिलाया। दौलत से किस्मत नहीं खुलती काका। किस्मत तो उस दिन खुली थी जब हम दोनों इस पेड़ के नीचे बैठकर सपने देखते थे। यश की आंखें भर आई। उसने फोल्डर बंद किया, सीने से लगाया, फिर सबके सामने ऊंची आवाज में बोला, सुनो धनौली के लोगों, अगर अनामिका ये हिस्सा नहीं लेगी तो मैं ये सब कागज यहीं इसी चौपाल में आग लगा दूंगा। क्योंकि जिस नींव पर एक इमारत खड़ी हो, अगर उसका नाम ही ना लिखा हो तो वो इमारत मेरे लिए बेईमानी है। गांव वाले घबरा गए। अरे पागल हो गया क्या? इतनी बड़ी दौलत जला देगा? अनामिका कांपती आवाज में बोली,
पागल मत बन यश, ये क्या कह रहा है तू? यश ने उसी पल फाइल जमीन पर रख दी, जेब से माचिस निकाली, एक तीली जलाई और कागज के बिल्कुल पास ले गया। फैसला तू करेगी अनामिका, ये कागज तेरे नाम के हैं या राख बनने के लिए? अनामिका की आंखों से आंसू बह निकले। वो दौड़कर आगे बढ़ी, उसकी उंगलियों ने यश का हाथ पकड़ लिया। तीली उसकी हथेली में बुझ गई। ठीक है, उसने धीमी लेकिन भर्राई आवाज में कहा, अगर तू इसे इंसाफ कहता है तो मैं मना नहीं करूंगी, पर याद रख, ये हिस्सा मैं अपनी जिंदगी के लिए नहीं, उन बच्चों के लिए चाहती हूं जो आज भी किताबों के बिना सो जाते हैं। यश हल्का सा मुस्कुराया। उसने फोल्डर उठाया, फिर चौपाल की ओर मुड़कर बोला, और अब सुनो असली बात। मेरी कंपनी का जो बाकी आधा हिस्सा है वो मैं एक ट्रस्ट के नाम कर रहा हूं। लोग फिर चौंक गए। कौन सा ट्रस्ट? यश की आवाज में अब वो पुराना बचपन वाला जोश लौट आया था। पीपल की छाव एजुकेशन ट्रस्ट। धनौली में एक इतना बड़ा स्कूल बनेगा कि कोई भी बच्चा, लड़का हो या लड़की, सिर्फ गरीब होने की वजह से पढ़ाई से दूर न रहे। यहां हॉस्टल बनेगा, अस्पताल बनेगा, किताबें मुफ्त होंगी, कपड़े मुफ्त होंगे, दोपहर का खाना मुफ्त होगा। आज के बाद इस गांव में कोई दूसरी अनामिका अपनी किताबें बेचकर अपने सपनों को दफन नहीं करेगी। ये मेरा वादा है। चौपाल पर पहले गहरा सन्नाटा छाया। फिर किसी ने ताली बजाई, फिर दूसरी, तीसरी। देखते ही देखते तालियों का ऐसा शोर उठा कि पीपल का पेड़ तक झूमने लगा। एक बूढ़ी दादी, सफेद बाल, कांपते हाथों से लाठी टेकते हुए आगे आई। उनकी आंखों में इतनी चमक थी जैसे बरसों का अंधेरा आज हट गया हो। उन्होंने आगे बढ़कर यश के सिर पर हाथ रखा। बेटा, लोग पैसे तो बहुत कमाते हैं, पर किसी का कर्ज चुकाने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगाना, ये सिर्फ इंसान ही नहीं, इंसानियत का काम है। तूने आज साबित कर दिया कि दिल बड़ा हो तो बैंक बैलेंस अपने आप छोटा लगने लगता है। यश की आंखें भर आई, लेकिन असली सन्नाटा तो अनामिका के दिल में था। वो खुद को समझ नहीं पा रही थी। ये खुशियों का तूफान है या उसकी बरसों की पीड़ा का जवाब? बच्चे यश के चारों ओर जमा हो गए। भैया, सच में स्कूल बनेगा? हमें भी यूनिफॉर्म मिलेगी? हम भी शहर जैसा पढ़ पाएंगे? यश झुककर उनके सिर पर हाथ फेरते हुए बोला, हां, पर तुमसे एक वादा चाहिए मुझे। क्या? बच्चों ने एक साथ पूछा। तुम्हें पढ़ना है, इतना पढ़ना है कि तुम्हें कभी अपनी किताबें किसी की जान बचाने के लिए बेचनी न पड़े। अनामिका उस बात पर कांप गई। उसे वो सुबह याद आ गई जब उसने अपनी किताबों को आखिरी बार छुआ था, जैसे अपनी आत्मा को खुद से अलग कर रही हो। शाम की नरम रोशनी, पुराना पेड़ और अनकहे जख्म। शाम ढल चुकी थी। लालटेनों की हल्की रोशनी चौपाल पर पड़ रही थी। औरतें खाना बांट रही थी। बच्चे हंसते हुए भाग रहे थे। पुरुष आपस में बैठकर बातें कर रहे थे। सोचा था कौन जानेगा धनौली के नाम को। आज अखबारों में आएगा हमारा गांव। थोड़ी देर बाद भीड़ छंटने लगी। धीरे धीरे चौपाल पर सिर्फ कुछ लोग बचे, फिर सिर्फ दो साए। पीपल के पेड़ के नीचे बैठी अनामिका और यश। चांद आसमान में आधा झूल रहा था, जैसे खुद ये कहानी सुनने बैठा हो। यश ने चुप्पी तोड़ी। तुझे पता है अनामिका, मैंने तेरी दी हुई आखिरी किताब का कवर आज तक संभाल कर रखा है। वो जेब से एक पुराना, मुड़ा तोड़ा, थोड़ा सा पीला पड़ा हुआ कागज निकालता है। उस पर नीली स्याही से लिखा था, अनामिका, कक्षा 8। अनामिका की उंगलियां कांप गई। तूने ये अभी तक रखा है? यश हल्की हंसी के साथ बोला। कंपनी की फाइलें बदल गई, नंबर बदल गए, शहर बदल गए, पर यह छोटा सा कवर मेरे लिए पूरी दुनिया से बड़ा था। जब भी लोग कहते थे, यश, तूने बहुत मेहनत की है, तो मैं इस कवर को देखता था और सोचता था,
मेहनत मैंने नहीं, तूने की है अनामिका। त्याग तूने किया है। अनामिका की आंखों से आंसू चुपचाप गिरने लगे, जैसे बरसों से रुका हुआ सैलाब अब रास्ता ढूंढ चुका हो। और तू? यश ने पूछा, तूने क्या किया इन सालों में? अनामिका ने मुस्कुराने की कोशिश की, पर मुस्कान आधे रास्ते में ही टूट गई। बहुत कुछ, और कुछ भी नहीं। बाबा की बीमारी, मां की कमजोरी, खेतों की चिंता, गांव की बातें, सबने मिलकर मेरी उम्र बढ़ा दी, पर सपने छोटे कर दिए। कई बार लगा शादी कर लूं, कई रिश्ते आए भी, पर हर बार पीपल की छांव में बैठा एक लड़का याद आ जाता था, जो कहता था मैं लौटूंगा, और मैं हंसकर सबको मना कर देती थी। यश ने धीरे से कहा, मतलब तूने मेरा इंतजार किया? अनामिका ने सिर झुका लिया। इंतजार का नाम मत दे इसे, यश। बस इतना समझ ले कि मैंने तुझे कभी कोसा नहीं। बस भगवान से ये पूछा कि अगर वादा करवाना ही था तो इतना लंबा इंतजार क्यों लिखवा दिया? हवा थोड़ी ठंडी हो चली थी। पीपल की पत्तियां हल्के हल्के हिल रही थी, जैसे उनके बीच के हर शब्द की गवाह हों। यश ने कुछ सोचकर गहरी सांस ली। शायद भगवान यही चाहता था कि मैं पहले करोड़पति बनूं, फिर इंसान बनूं, और फिर तेरे पास लौटूं। अनामिका ने पहली बार उसकी आंखों में सीधा देखा। और अब क्या चाहता है तू, यश? यश के होंठ खामोश हो गए। कुछ पल उसने आसमान की ओर देखा, फिर अनामिका की ओर झुका। उसकी आवाज बहुत धीमी थी, पर असर इतनी तेज कि दिल तक कांप गया। अब मैं अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला सुनाना चाहता हूं, पर उसके लिए सिर्फ मेरी नहीं, तेरी हाँ भी जरूरी है। अनामिका ने चौंक कर उसकी तरफ देखा, आंखों में हल्का डर, हल्का संकोच, और बहुत सारा अनकहा प्यार। वो पूछना चाहती थी, कैसा फैसला? पर शब्द होठों तक आकर रुक गए। पीपल के पत्ते जोर से हिले, जैसे वे भी जवाब सुनने को बेताब हों। यश ने होंठ खोले, अनामिका, मैं। और तभी पीछे से किसी ने ऊंची आवाज में पुकारा, अरे सब लोग चौपाल पर वापस आओ। बाबा जी सबके सामने एक बहुत बड़ा सवाल रखने वाले हैं। दोनों उस आवाज की ओर मुड़े, जैसे उनकी जिंदगी के अगले मोड़ पर कोई और ही बात उनका इंतजार कर रही हो। चौपाल फिर से भर चुकी थी। लालटेनों की रोशनी, बच्चों की हंसी, औरतों की फुसफुसाहट, मर्दों की आपस की बातें, सब कुछ मिलकर धनौली की रात को किसी मेले जैसा बना रहे थे। बीच में लगी एक कुर्सी पर गांव के सबसे बुजुर्ग बाबाजी बैठे थे। सफेद दाढ़ी, कांपते हाथ, लेकिन आंखों में अब भी गजब की चमक। सबके बैठ जाने के बाद उन्होंने लाठी जमीन पर टिकाकर धीरे धीरे बोलना शुरू किया। बेटा यश, बेटी अनामिका, आज तुम दोनों ने इस छोटे से गांव को इतना बड़ा बना दिया है कि शहर वाले भी सिर झुकाकर देखेंगे। पर आज मैं एक बात कहना चाहता हूं, एक सवाल पूछना चाहता हूं। यह सवाल सिर्फ इन दोनों से नहीं, यहां बैठे हर आदमी से है। सन्नाटा छा गया। यश और अनामिका भी सीधी कमर करके बैठ गए। बाबा जी ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। हम सबकी जिंदगी में कभी ना कोई अनामिका रही होगी, या कोई यश रहा होगा। कोई ऐसा इंसान जिसने हमारे लिए चुपचाप कुर्बानी दी हो। कोई मां बाप जिन्होंने रात भर जागकर हमारी फीस भरी हो। कोई बहन जिसने अपनी चूड़ियां बेचकर हमारी किताबें खरीदी हो। कोई दोस्त जिसने अपनी जेब खाली कर हमारे सपने बचाए हों। सोचो जरा, क्या हमने कभी उनकी आंखों में देखते हुए कहा, धन्यवाद, तुम्हारे बिना मैं यहां तक नहीं पहुंचता? चौपाल की हवा भारी हो गई। कुछ लोग नजरें झुकाकर बैठ गए, जैसे हर दिल के अंदर कोई पुराना चेहरा जाग उठा हो। भीड़ में से एक नौजवान अचानक खड़ा हो गया। आंखें नम थी। बाबा जी,
मेरी छोटी बहन ने मेरी इंजीनियरिंग की फीस भरने के लिए अपनी शादी के गहने बेच दिए थे। मैं आज शहर में बड़ा इंजीनियर हूं, पर आज तक मैंने एक बार भी उसका हाथ पकड़कर नहीं कहा धन्यवाद। आज ही जाकर कहूंगा। एक औरत खड़ी हुई। मेरे पति ने मेरी मां को अकेला न छोड़ने के लिए अपनी अच्छी खासी नौकरी छोड़ दी, कम पैसे की नौकरी कर ली, पर कभी शिकायत नहीं की। मैंने आज तक उनसे नहीं पूछा, तुम खुश तो हो ना? आज जाकर पूछूंगी। एक छोटा बच्चा खड़ा हो गया। मेरे पापा रोज सुबह 4 बजे उठकर ईंट भट्टे पर काम पर जाते हैं ताकि मुझे प्राइवेट स्कूल में पढ़ा सके। मैं आज तक बस उनकी डांट देखता रहा। आज जाकर उनके पैर दबाऊंगा और कहूंगा, थैंक यू पापा। एक एक कर लोग खड़े होते गए। हर कोई अपने भीतर के उस अनदेखे यश या अनामिका को याद कर रहा था, जिसने चुपचाप उनके लिए कुछ त्याग किया था। चौपाल आंसुओं और वादों से भर चुका था। यश की आंखें भर आई। वो उठकर माइक के पास गया और बोला, दोस्तों, सच्ची दोस्ती कभी मरती नहीं, वो बस वक्त का इंतजार करती है। 12 साल पहले इस पीपल के पेड़ के नीचे एक लड़का और एक लड़की बैठे थे। एक की जेब में सपने थे, दूसरी के बैग में किताबें। आज वही सपने और किताबें पूरा गांव बांट रहा है। मैंने पैसा कमाया, नाम कमाया, इज्जत कमाई, लेकिन आज समझ पाया हूं कि सबसे बड़ी कमाई वो रिश्ता है जो तुझे बिना गिने हुए बदले के सब कुछ दे देता है। उसने अनामिका की तरफ देखा और वो रिश्ता आज भी मेरे सामने बैठा है। अनामिका धीरे धीरे खड़ी हुई। उसने पूरे गांव की तरफ देखा। मैं भी एक बात कहना चाहती हूं। आज मिल रही ये दौलत, ये हिस्सा, ये स्कूल, ये सब मेरे लिए उतना मायने नहीं रखता जितना ये बात की। यश लौटा। मैंने 12 साल अपने आप से यही कहा, जिसने वादा किया है वो जरूर आएगा। आज वो आया तो सिर्फ गाड़ी लेकर नहीं आया, अपने साथ वो भरोसा भी लेकर आया है जो बरसों पहले 2 दोस्तों के बीच एक फटी कॉपी के पन्ने पर लिखा गया था। गांव वाले ताली बजाने लगे, किसी ने सीटी बजाई। अब तो शादी करा दो इनकी। भीड़ हंसने लगी। अनामिका शर्मा कर बैठने लगी, पर तभी यश ने धीरे से उसका हाथ थाम लिया। उसका हाथ कांप उठा, पर उसने छोड़ा नहीं। यश ने सबके सामने, पूरे गांव के बीच माइक पकड़ा और सीधा सवाल किया, अनामिका, जिंदगी भर के लिए मेरी पार्टनर बनेगी? सिर्फ कंपनी में नहीं, मेरे हर सफर में, हर फैसले में, हर सांस में। चौपाल एकदम शांत हो गई। सिर्फ पीपल की पत्तियां हिल रही थी। चांद मानो थोड़ा और झुककर देख रहा था। अनामिका ने नजरें झुका ली। उसके होंठ कांपे, आंखों में आंसू भर आए। उसने हल्के से, बहुत हल्के से सिर हिला दिया। पूरा गांव तालियों और शोर से गूंज उठा। जय हो, बधाई हो, अरे मिठाई लाओ रे। बाबा जी मुस्कुराए। आज धनौली की मिट्टी ने 2 नहीं, सैकड़ों सपनों की शादी कर दी है। कुछ महीनों बाद धनौली गांव आज पहले जैसा नहीं रहा। खेत वही है, रास्ते वही है, पीपल का पेड़ वही है, लेकिन उसके पास अब एक नई इमारत खड़ी है। पीपल की छाव विद्यालय एवं ट्रस्ट। उद्घाटन का दिन था। अनामिका लाल जोड़े में, माथे पर सिंदूर, गले में मंगलसूत्र, आंखों में आत्मविश्वास और अपनापन। यश हल्के शेरवानी में, चेहरे पर मुस्कान, आंखों में वही पुराना आदर। पहला पत्थर रखने के लिए बाबा जी ने आवाज लगाई, बेटी अनामिका, अब ये स्कूल तुम्हारा है, आओ, पहला पत्थर तुम रखोगी। अनामिका ने पत्थर रखा, जमीन को छुआ, आंखें बंद की। ये स्कूल उन सब के नाम है जिन्होंने अपने सपने कुर्बान किए ताकि किसी और का सपना पूरा हो सके। यश ने उसके माथे पर हल्का सा हाथ रखा, फिर बच्चों की तरफ इशारा किया।
और ये पहला बच्चा जो इस स्कूल में दाखिला लेगा, उसका नाम होगा यशवीर, ताकि वो हमेशा याद रखे उसकी पहली किताब किसके त्याग से आई थी। गांव वाले मुस्कुरा उठे। किसी ने कहा, आज धनौली सच में अमीर हो गया। शाम फिर से ढल रही थी। पीपल की छाव में यश और अनामिका बेंच पर बैठ थे। दूर खेलते बच्चों की आवाजें आ रही थी। अनामिका ने आसमान की तरफ देखा। सोचा नहीं था कि मेरी बेची हुई किताबों का दर्द एक दिन इतनी बड़ी राहत बनकर लौटेगा। यश ने मुस्कुराकर जवाब दिया, और मैंने भी नहीं सोचा था कि 12 साल पुराना वादा मेरी पूरी जिंदगी की सबसे बड़ी ताजगी बन जाएगा। फिर दोनों ने जैसे किसी अदृश्य कैमरे की ओर देखा, जैसे धनौली की कहानी सुनने वाले हर दिल से बात कर रहे हों। दोस्तों, यश की आवाज गूंजी। हम सबके जीवन में कभी ना कभी कोई ना कोई ऐसा इंसान आता है जिसने चुपचाप हमारे लिए कुर्बानी दी है। अनामिका ने आगे कहा, वो आपकी मां भी हो सकती है, बाप भी, बहन भी, भाई भी, दोस्त भी, या कोई ऐसा इंसान जिसने बिना बोले आपके लिए अपना सब कुछ लगा दिया। आज बस इतना कीजिए, उसका नाम याद कीजिए, उसे फोन कीजिए, उसके पास जाइए, या कम से कम दिल से कहिए, तुम्हारे बिना मैं यहां नहीं होता। पीपल की पत्तियां हवा में झूम उठीं, जैसे ताली बजा रही हों। अब आपकी बारी। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो, तो जरा अपने दिल से पूछिए, आपकी जिंदगी का अनामिका कौन है? और आपकी जिंदगी का यश कौन है? कमेंट में अपना नाम, अपने शहर का नाम और उस शख्स का रिश्ता लिखिए जिसने आपके लिए चुपचाप कुछ कुर्बान किया। क्योंकि जिंदगी बहुत छोटी है और सच्चे रिश्ते सच में अनमोल है। पीपल की छाव हमेशा हरी रहे। जय हिंद।